सो गाइस आज हम देखेंगे वाइवा क्वेश्चंस जो कि एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन से रिलेटेड है। सो चलते हैं। सबसे पहले टाइट्रेशन क्या होती है कि जब हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो, एक मेथड है ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज्ड टू डिटरमाइन अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ अ नोन सब्सटेंस। ठीक है, सो ये होता है टाइट्रेशन। उसके बाद आ जाओ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि जब हमें किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की क्वांटिटी डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने लिखा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस, equivalent weight of a substance is defined as the number of parts by weight of it that combines or displays one part by weight of hydrogen। ठीक है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे मैं equivalent weight of किसकी बात करूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की बात करूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की बात करूँ। सो जो इक्विवेलेंट वेट होगा एसिड का, उसको हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी कितनी है एसिड की, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, से आ जाएगा। और अगर आपको बेस के लिए लिखना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय द एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें, सो देखो, ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज कुछ टर्म्स आती है जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले टाइट्रेशन हमने पता कर लिया। दोबारा देख लो, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग out the volume of one of the solution required to react completely with the definite volume of the other solution is known as titration। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। अब टाइट्रेंट क्या होता है? The solution of known strength is called the titrate। जिसकी हमें स्ट्रेंथ पता है, दैट मीन्स हमें उसकी नॉर्मेलिटी भी पता है, हमें उसका इक्विवेलेंट वेट भी पता है। ठीक है, टाइट्रेट क्या होता है? द सॉल्यूशन विच कंटेन्स अ सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड और हु स्ट्रेंथ इज टू बी एस्टिमेटेड। यानी जिसकी हमें स्ट्रेंथ निकालनी है उसको क्या बोलेंगे? टाइट्रेट। और जो हमें पता है जिसकी स्ट्रेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइट्रेट। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो पूछ सकता है कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सो देखो, द पॉइंट एट विच द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अकर्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। जिस पॉइंट पे मेरी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगी? इक्विवेलेंस पॉइंट। और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? जिस पे कि मुझे कलर चेंज दिखे। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेबल फिजिकल चेंजेस देयर। ठीक है, जैसे कि अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें जिसमें हम NaC और NaOH लेते हैं तो उसमें हमारे पास एंड पॉइंट क्या आता है? पिंक टू कलरलेस आ जाता है। यानी वो क्या हो गया? आपका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन लें तो हम इसमें फेनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम फेनोफ्थलीन, अब इंडिकेटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज कॉल्ड इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बाय चेंज इन कलर एट द एंड पॉइंट। यानी जब एंड पॉइंट पे जो कलर चेंज आएगा वो हम किसकी हेल्प से देखेंगे? इंडिकेटर की हेल्प से देखेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज टर्म्ड एज स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ क्या होती है? सब्सटेंस का अमाउंट जो कि हमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें आपके पास क्या आ गया? नॉर्मेलिटी आ गई, देन यू गॉट योर मोलारिटी। तो ये सारी चीज फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। जैसे देखो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोलारिटी का, तो मोलारिटी का क्या हो जाएगा? मोलारिटी का हमने बात कर ली। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ
टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में अब हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, एसिड बेस टाइट्रेशन, फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन, पीपीटी टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। आज हम दो स्टडी करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, आई थिंक कि आपका एक्सपेरिमेंट 1 भी होगा। इसमें आपने क्या लिया, एक तो आपने लिया NaOH और उसके बाद आपने क्या लिया, NaCl लिया, ठीक है। यानी एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जैसे हमने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही किया होगा आपने, दैट इज टू डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NaOH। तो इसमें हमारी किस टाइप की टाइट्रेशन यूज हो रही है, दैट इज योर एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। इसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उससे आपके पास एक सॉल्ट आया और पानी आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम टाइट्रेंट है वो किसको बोलेंगे, HCl को बोलेंगे, ठीक है। और एसिड बेस जो आपका एक्सपेरिमेंट 1 है उसमें एंड पॉइंट हमारा क्या आया, एंड पॉइंट क्या आया, पिंक टू कलरलेस, ठीक है, याद है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। डबल टाइट्रेशन में क्या होता है कि इसमें ना हम क्या करते हैं, इन दिस सॉर्ट ऑफ टाइट्रेशन द टाइट्रेट सॉल्यूशन कंप्राइजेस मोर देन वन कंपोनेंट, ठीक है। सो इसको अभी हम आगे देखेंगे, बट मैं बता देती हूँ। जैसे डबल टाइट्रेशन आपका किस में हुआ होगा, डबल टाइट्रेशन इज कैरिड इन योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। ये जो डबल टाइट्रेशन है विच इज योर, जब आपको ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट डिटरमाइन करना होता है, तो यानी हमें 2 बार टाइट्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 2 अननोन सोल्यूशन आ गए, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा, 2 ही होगा एक्सपेरिमेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, ओके, सो जो आपकी एक्सपेरिमेंट 2 में आपको दे रखा है ना, NaOH reacts with oxalic acid as well as H2SO4 according to the following equations, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन मोस्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल एक्ट एज एन इंडिकेटर चेंजिंग कलर अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। तो वो अपनी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स के हिसाब से कलर चेंज करेगा, ठीक है। जैसे KMnO4 प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसमें आपको कुछ पीपीटी मिलेगी आपको कुछ इसमें, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास आता है ना एक, why no indicator is needed in the titration of KMnO4 and H2SO4, ये वाइवा के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा, ठीक है। तो अब देखो, जब आप किसके टाइट्रेशन करते हो, KMnO4 की, जब हम KMnO4 और H2SO4 की टाइट्रेशन करते हैं तो हमें उसमें इंडिकेटर इसलिए नहीं चाहिए होता क्योंकि जो KMnO4 है वो क्या है, खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर, इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। बिकॉज, और वो जो हमारा KMnO4 होता है उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, वो इंटेंसिवली पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ओके, सो ये आप रीजन एग्जामिनर को या एक्सटर्नल को बता सकते हैं। नेक्स्ट, why do heating is done in KMnO4 H2SO4 and oxalic acid titration। अब हम हीटिंग क्यों करते हैं, ताकि जो ऑक्सिलिक एसिड है ना वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू फैसिलिटेट द oxidation of oxalic acid, ठीक है। ओके, कि हम हीटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो ऑक्सिलिक एसिड है वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, यानी फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। टू फैसिलिटेट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे हमारे पास इसका, इसी की मैं बात करूं तो हमारे पास रिएक्शन क्या आता है, देखो COOH, आप ये बता भी देना COOH, ठीक है। और हमने ये जो है, हमने इसको ऑक्सीजन, यानी इसको हमने क्या किया, ये इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी हम पढ़ेंगे कि ये क्यों आती है,
कैसे क्या होता है, हमने इसको 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको टेम्परेचर पे हीट किया, तो आप देखोगे ये आपके पास क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O बन जाएगा। यानी यहाँ पे हमने जो इसकी ऑक्सिलिक एसिड थी, इसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट कर दी, यानी इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये समझ में आया। अब उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, तो मैंने रिएक्शंस भी लिख के दिखा दी, तो आप रिएक्शंस भी याद रखना, ठीक है, ताकि देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट जाना चाहिए एक्सटर्नल के ऊपर भी। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाई डू वी ऐड H2SO4 इन सेकेंड टाइट्रेशन। अब सेकेंड टाइट्रेशन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो अब हम इसमें जो सेकेंड टाइट्रेशन करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, देखो ये किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया, यानी जिसमें हमने किसकी डिटर्मिनेशन करी, एक तो ऑक्सिलिक एसिड की, ठीक है, और हमने किसकी डिटर्मिनेशन करी, एंड H2SO4 एसिड की। ठीक है जी, ये बात आई। अब हमने क्या किया, सेकेंड टाइट्रेशन में हमने KMNO4 को रिएक्ट किया, ठीक है, और हमने उसके साथ ऑक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया, तो ये हमारे पास क्या बनी, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन बनी। ठीक है, हमारे पास क्या बनी, रिडॉक्स टाइट्रेशन बनी, एंड हमने इसको किसके प्रेजेंस में किया, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया कि हमने H2SO4 क्यों ऐड किया सेकेंड टाइट्रेशन में, क्योंकि ये क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। इससे पहले जो मैंने ऐसे करके O लिखा था ना, उसका मतलब होता है ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। अब जितनी ज्यादा ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगी, उससे क्या होगा, हमारा ऑक्सिलिक एसिड सेटिस्फाई, या यू कैन से कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दैट मीन्स वो CO2 और H2O बनाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो KMNO4 है वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, यानी जितने ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेंगे, ये ऑक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू, ये ऑक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ऑक्सिलिक एसिड फैसिलिटेट बाय ऑक्सीडेशन, by oxidation, ठीक है जी। सो ये बात आ गई हमारे पास। सो इसलिए हमने क्या बोला, जो सेकेंड टाइट्रेशन है उसमें हमने इसलिए H2SO4 ऐड किया ताकि वो मोर एंड मोर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख भी देती हूँ, क्या आती है हमारे पास रिएक्शन, मैं भी बैलेंस आउट नहीं करूंगी बट मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। जैसे हमारे पास आ गई KMNO4, जो रिएक्शन सेकेंड टाइट्रेशन में आपकी होगी, प्लस पहले हमने इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया KMNO4 को। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास आ गया K2SO4, ठीक है, प्लस Mn2SO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑफ O। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि इसने यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस करे, 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, हमारा ऑक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, मैं सिर्फ अभी ये लिख रही हूँ ऑक्सिलिक। जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे विद हीट, आप इसको हीट भी देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, मैं भी ये बोल रही हूँ कि मैं बैलेंस आउट नहीं कर रही इक्वेशन को, मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाई है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि why do we add H2SO4 in second titration, as it helps to produce nascent oxygen which will further react with oxalic acid to form CO2 and H2, and also KMNO4 can react highly in acidic मीडियम। अब आप बोलोगे नेसेंट ऑक्सीजन मतलब क्या, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये भी क्या चाहता है कि मैं स्टेबल बनूं,
भाई सिंगल ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में रहना तो बहुत ही हानिकारक हो जाता है, तो इस वजह से क्या करता है, ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ कंबाइन करता है और उसको उसकी ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करता है और अपनी आप को भी स्टेबल बनाता है। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस करे। अब जैसे अगर आप इसका देखेंगे ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस कर रहा है। ठीक है, अ टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। उसके बाद आ जाओ नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हमने यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन क्या देखा कि हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन आई थी ये। ठीक है, सो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, रेफर्स टू ऑक्सीजन इन अ हाईली रिएक्टिव स्टेट, दैट मीन्स हाईली अनस्टेबल हो गई, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगी, एंड इट इज मोर एसोसिएटेड वेयर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिलीजेस ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ, दैट मीन्स ऑक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सके। तो दैट मीन्स इट इज मोर एसोसिएटेड वेयर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिलीजेस ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डबल टाइट्रेशन भी होते हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट हुए, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल टाइट्रेशन, यानी दो टाइट्रेशन करते हैं हम इसमें। फर्स्ट टाइट्रेशन हमारी किसके साथ हुई थी, आपने लिया ऑक्सिलिक एसिड प्लस आपने NaOH लिया और H2SO4 और NaOH का भी रिएक्शन करवाया, तो वो हो गई फर्स्ट टाइट्रेशन। सेकंड टाइट्रेशन में हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया KMnO4, पहले इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, क्यों, ताकि जो KMnO4 है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं रिएक्टिविटी बढ़ नहीं जाए, क्योंकि KMnO4 हाईली रिएक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, KMnO4 इज हाईली रिएक्टिव इन एसिडिक मीडियम, तो आप ये भी ये आंसर देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद डबल टाइट्रेशन और ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज ओके। अब यहाँ पे आता है कि हमने H2SO4 यूज किया, जैसे जब हमने लिखा ना KMnO4 प्लस H2SO4, तो वहां पे हमने HCl क्यों नहीं यूज किया, इसका रीजन आप क्या देंगे, क्योंकि देखो जो KMnO4 है ना, वो ऑक्सीडाइज करेगा क्लोरीन आयन को क्लोरीन गैस में। ठीक है, जब वो करेगा, इसको ऐसे समझो, जो KMnO4 है, ठीक है, जो KMnO4 है वो क्या करेगा, जो क्लोरीन आयन है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यानी इसको Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देगा। ये जो H2SO4 है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, KMnO4 को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। KMnO4 को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं HCl डाल दूंगी तो KMnO4 क्या करेगा, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने बैठ जाएगा, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने बैठ जाएगा, जबकि मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपना रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपने HCl क्यों नहीं डाला H2SO4 की जगह, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या करेगा, इसके Cl की जो HCl के साथ Cl आएगा उसकी क्या करने बैठ जाएगा, ऑक्सीडेशन करने बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 एंड इन Mn2+। ये भी एक क्वेश्चन आता कि KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, Mn की कितनी होती है। ठीक है, सो देखो, अगर आप ना इसको ऐसे याद रखो, ओके, हमने ऐसे याद रखा बैन 153, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। अब मैंने ये क्यों बताया, देखो बैन 153, ठीक है, B stands for basic, A stands for acidic, N stands for neutral। ठीक है, एल्केलाइन भी, सॉरी न्यूट्रल आप बोल सकते हैं। क्या होगा बेसिक में, ये जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा, 1 का आएगा, यानी जो उनकी स्टेट में डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 1 का आएगा, एसिडिक में 5 का आएगा। यानी मैंने बोला KMnO4, मैंने बोला KMnO4, ठीक है, एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो जाएगा, Mn2+ में चेंज हो जाएगा।
दैट मीन्स यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन कितनी रही होगी, +7 और +2 से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, +5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला ये तो +7 में है, यानी यहाँ पे कितने में चेंज हुआ होगा, एम्बेड 2+ में हुआ होगा, क्योंकि ये +7 है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की क्या रहती है, KMnO4 में, तो ये निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, देखिए, इसकी हो गई 1, इसको हमने ले लिया x, और इसकी कितनी हो गई, -2 लेते तो 8 हो गई, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना प्रेजेंट है, KMnO4 पे 0 प्रेजेंट है। तो मैं बता देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी समझ में आ जाए आपको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो किसी की भी निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, सो KMnO4, ये तो आई थिंक आपने 12th में भी पढ़ा होगा, सॉरी 11th या 12th में। सो KMnO की देखो 1 होती है, Mn की हमने x ले ली, O के ऊपर हम -2 लेके चलते हैं, 4 ऑक्सीजन है तो कितनी हो गई, -8, और ओवरऑल चार्ज इस KMnO4 पे कितना है, 0 है। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, +7 आ जाएगी। सो दैट इज KMnO4, और ये Mn2+ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये किया, अब जब आपने एक ये क्वेश्चन भी आता है कि हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं ना, तब उसमें आपको इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाओ, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन होती क्या है। नाउ व्हाट इज आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, सो सबसे पहले आ जाते हैं कि आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है। ठीक है, ओके, सो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आइडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक, आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक। आयोडोमेट्रिक में क्या होता है, अ रिडॉक्स टाइट्रेशन, लिख लो, आइडोमेट्रिक में अ रिडॉक्स टाइट्रेशन used to determine the concentration of an oxidizing agent by indirectly measuring the amount of iodine it produces। और आयोडीमेट्रिक में आप क्या करते हैं, हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं आयोडीमेट्रिक में, और इसको हम डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं I2 के सॉल्यूशन में, जबकि आयोडोमेट्रिक को नहीं करते। ठीक है, अब हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ne2S2O3। ठीक है, क्या होता है, Ne2S2O3। ठीक है, ये होता है, ये बेसिकली इसको हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। ये एक केमिकल होता है जो कि यूज किया जाता है क्लोरीन को रिमूव करने के लिए वाटर में से, और ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी यूज होता है। ठीक है, देन उसके बाद ओके, देन बफरिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या करे, रेजिस्ट करे किसको, चेंजेस को, किसमें, सॉल्यूशन के पीएच में। ठीक है, यानी किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना किसी सॉल्यूशन के पीएच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बफरिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हाइपो का क्या काम था। देखो, हम क्या करते हैं, जब आप ये वाला करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर आयंस इन CuSO4 सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हाइपो सॉल्यूशन, तो हम इस हाइपो सॉल्यूशन का करते क्या है। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, 10 ml ऑफ CuSO4 लिया। ठीक है, उसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला, उसके बाद हमने उसको अच्छे से किया, फ्री एसिड को हमने न्यूट्रलाइज किया, उसमें Na2CO3 डाला। अब क्या होता है, जो आप हाइपो सॉल्यूशन डालते हो ना, वो क्या करता है, जो आयोडीन का कलर होता है, ब्राउन कलर, उसको क्या कर देता है, फेंटर कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, फेंटर द कलर ऑफ, फेंटर द ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो इसका ये काम होता है।
और हाइपो सोल्यूशन का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2S2O3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये दोनों स्लाइड्स, ओके। सो आई थिंक जितना मैंने पढ़ाया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वाइवा क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।